एंट्रोपी स्टार्ट किया था। एंट्रोपी का ओरिजिनल फॉर्मूला जो है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये है। फिर बाद में इस क्यू को हम लोगों ने डेल्टा यू एंड डब्ल्यू के टर्म्स में सब्सटीट्यूट किया था, चेक करो चाहिए तो, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, देन डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी यू माइनस डी डब्ल्यू। फिर बाद में वहाँ पे हम लोगों ने डी यू इज एन सी वी डी टी माइनस पी डी वी, उसका इंटीग्रेशन किया था। एंड फिर बाद में फाइनल फॉर्मूला आया था डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। समझ में आ रहा है? फिर बाद में V1 V2 एंड V1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, बराबर। अब वहाँ पे लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा एड़ा बनाया था, बताया भी था। तो देखो भाई, V2 कैन बी रिटन एज nRT2 बाई P2 एंड V1 कैन बी रिटन एज nRT1 बाई P1। ये डेरिवेशन तुम लोगों को खुद से करके आने बोली थी, मतलब एक बार ट्राई कर लेना ऐसे बोला था, ठीक है। किसी ने तो मुझे, नमीर ने आई गेस, डाउट पूछा था। अब इसमें इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आर फॉर्मूला बिकम्स डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये क्यों बराबर से काम नहीं कर रहा है, अच्छा बीच का कुछ है नहीं, ओके। एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू है ना, तो एन आर टी टू बाई पी टू बाई एन आर टी वन बाई पी वन। समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू, ये अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं दिया है ना भाई, अगर रहता तो बात अलग थी, बट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एंड देन एन आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एल एन टी टू बाई टी वन इंटू पी वन बाई पी टू, ये पी वन ऊपर चला जाएगा। तो बाद में एल एन में जब इंटू रहता है तो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो डेल्टा एस बिकम्स एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी टू बाई टी वन इंटू पी वन बाई पी टू, विच कैन बी रिटन एज प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। मैं डायरेक्ट एन आर को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलेगा, सेपरेशन कर दिया मैंने, ओके। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स सेम टू सेम है, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, एन एल एन टी टू बाई टी वन, और क्या बचेगा, सी वी प्लस आर इज सी पी। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, ठीक है। तो अगेन लास्ट टाइम तुम लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया था मैंने कि वॉल्यूम के टर्म्स में रहेगा तो सी वी यूज़ करेंगे, प्रेशर के टर्म्स में रहेगा तो सी पी यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है? उससे भी मतलब तुम लोगों को आइडिया तो लग गई थी, बट ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, मतलब डेरिवेशन है, वो याद रखना, ओके। नेक्स्ट, अब तुम लोग अप्लाई करोगे ये सब, ठीक है। ये तीन यूनिवर्सल फार्मूला हो गए डेल्टा एस के, ये भी तुम लोगों के फार्मूला शीट्स में जाने चाहिए। यूनिवर्सल फार्मूलाज देखो तुम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है होमवर्क, फार्मूला शीट कैसे बनानी है। सबसे पहले तुम लोग लिखोगे यूनिवर्सल फार्मूलाज। यूनिवर्सल फार्मूलाज कितने हैं, 6, ठीक है। तो पहले लिखोगे W माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। फिर बाद में लिखोगे Q का, फिर लिखोगे डेल्टा U का Q प्लस W, दूसरा डेल्टा U इज इक्वल टू, फिर बाद में डेल्टा H का पहला फॉर्मूला, डेल्टा H का दूसरा फॉर्मूला। ये 6 फॉर्मूलाज हो गए, ये 5-5 बार लिखोगे एक के बाद एक। समझ में आ रहा है? फिर बाद में तुम लोग यही फॉर्मूलाज अलग अलग कंडीशंस पे अप्लाई करोगे। सबसे पहले कंडीशन तुम लोग को जो अच्छी लगे वो, फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है वो लिखोगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ विच डेल्टा यू एंड डेल्टा एच दोनों में डेल्टा टी आता है, वो 0 बन जाता है। फिर बाद में क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, फिर बाद में डब्ल्यू की 2 कंडीशंस आती है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर रहेगा, आइसोथर्मल में ही तुम लोगों को एक साथ 5 बार करना है, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, तो वैसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इट इज टोटली अप टू यू, बट एक बार फॉर्मूला वापस लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, बाद में वापस 5 बार चाहिए तो ऐसे लिख दो। समझ में आ रहा है? ये तुम लोगों को याद करने के लिए है,
तो एक बार ये 6 फॉर्मूलाज लिखे, 5 बार वही होने चाहिए। एक बार आइसोथर्मल में कंडीशन अप्लाई की, एक बार फॉर्मूला लिखा, फिर 5 बार डेल्टा यू इक्वल टू 0 लिखो, चलेगा मुझे, बट ये तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं। आइसोथर्मल के बाद कहाँ पे जाओगे? ओके, जो अच्छा लगे वो, ठीक है। आइसोबैरिक ले लिया लेडस से, फिर बाद में आइसोकोरिक ले लिया, फिर बाद में एडियाबेटिक ले लिया। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये इधर तक हो गया फ्लॉट। फिर बाद में इसमें फ्लॉट में और एक चीज़ थी, क्या थी? तो W Q डेल्टा U डेल्टा H इन केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लिखोगे। केमिकल रिएक्शन में क्या कंडीशन है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों कंडीशन लिख दी। फिर बाद में उन कंडीशंस पे हम लोग W का फॉर्मूला क्या करते हैं? तो W का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर पे होता है माइनस पी डेल्टा वी। माइनस पी डेल्टा वी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में लोग रिप्लेस करते हैं माइनस डेल्टा NGRT से। समझ में आ रहा है? तो ये वैसे तुम लोगों को कन्वर्ट करके बताना है। एक बार कन्वर्ट करो, फिर बाद में 5 बार फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूलाज ही लिखने हैं, डेरिवेशन पूरी करते नहीं बैठनी है। समझ पा रहे हो? फिर बाद में डेल्टा यू का फॉर्मूला। डेल्टा यू का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? डेल्टा एच से आएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, विच बिकम्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। ए पी डेल्टा वी इज डेल्टा NGRT। फिर बाद में माइनस पी डेल्टा वी होगा तो वो माइनस होता है। ये तुम लोगों को मतलब लिखोगे तो रिवाइज होगा। समझ में आ रहा है? एंड देन डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा NGRT। फॉर्मूला आ गया, 5 बार लिखो। समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। इसके बाद तुम लोग जाओगे हमारे टॉपिक के ऊपर अभी वाले, डेल्टा एस। समझ में आ रहा है? फिर डेल्टा एस के 3 यूनिवर्सल, इसकी डेरिवेशन बीच वाली, देखो ये इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं करते बैठनी है। समझ पा रहे हो? आइसोथर्मल में भी वर्क डन 2 टाइप का है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। वहाँ पे इरिवर्सिबल की डेरिवेशन बहुत बड़ी है, करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, nRT ln V2/V1 एंड सेकंड nRT ln P1/P2, खत्म बात। समझ में आ रहा है? फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज होने चाहिए तुम लोगों के। ओके, नेक्स्ट। फिर बाद में डेल्टा एस का लिखोगे, ये 3 फॉर्मूलाज लिख दिए 5-5 बार। फिर आगे अभी हम लोग जो करने वाले हैं, विच इज डेल्टा एस अंडर डिफरेंट कंडीशन। डेल्टा एस अंडर डिफरेंट कंडीशन। मैंने ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। बाद में मुझे नेक्स्ट टाइम मतलब एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मुझे पता नहीं था। ये होमवर्क ऐसे होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ये एक बार पूरा ऐसे लिख दिया, फिर वापस 5 बार लिख रहा है, वैसे करके आया तो मैं फॉर्मूलाज रैंडमली पूछूंगा, सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक के बाद लिखोगे। तुम लोगों को फॉर्मूलाज याद होने के लिए ये करा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ओके, अब अंडर डिफरेंट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन इज आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या 0 होता है यहाँ पे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, और एल्स इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर T2। तो T2/T1 क्या बनेगा यहाँ पे? 1 ln ऑफ T2/T1 मतलब ln ऑफ 1। ln ऑफ 1 क्या रहता है? log ऑफ 1 0 रहता है। log ऑफ 1 इज 0। समझ में आ रहा है? ओके, तो log ऑफ 1 0 होते ही यहाँ पे कौन सी टर्म्स 0? NCP ln T2/T1 0 हो गया, एंड NCP ln T2/T1 0। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln V2/V1, या फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln P1/P2। समझे? चलो करो जल्दी। हाँ, रिवीजन वाला पार्ट लिखते मत बैठो, हाँ, अभी नया पार्ट लिखो। एंड हाँ, यहाँ वाला पार्ट ये तुम लोगों को होमवर्क में करने दिया था। बाद में बोलना मत कि ये पढ़ाया नहीं, ये अभी तुम लोगों ने लिखा नहीं होगा, ये बहुत बार होता है, ठीक है। बाद में तुम लोग बोलना स्टार्ट कर दोगे कि ये पढ़ाया ही नहीं था, ये पढ़ा के हो गए, तुम लोग भूल जाते हो। फॉर्मूलाज आ गए, अब ध्यान दो। देखो ये डेल्टा एस के सारे फॉर्मूलाज जो है वो सेम रहने चाहिए, डिफरेंट रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए, क्योंकि डेल्टा एस के है ना बे। तो बट ये सेम दिख रहे हैं क्या? पहला वाला Q रिवर्सिबल बाई T एंड दूसरा वाला, दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं, बट एक्चुअली सेम है। कैसे सेम है वो देखते हैं, ध्यान दो। अब आइसोथर्मल में अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिखूँ, ठीक है, ये हम लोग हर टाइम नहीं करने वाला, ये इसमें करके खत्म कर रहा है, ठीक है। अब आइसोथर्मल का सेम फॉर्मूला डेरिवेशन बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? Q रिवर्सिबल बाय T। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें Q रिवर्सिबल निकालना पड़ेगा। नाउ टू फाइंड Q रिवर्सिबल,
वी कैन यूज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू आइसोथर्मल में क्या होता है, जीरो, बराबर। तो ये जीरो हो गया, तो क्यू रिवर्सिबल इज नथिंग बट माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। इसमें कोई दिक्कत? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू रिवर्सिबल? एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, बराबर। तो क्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला बनेगा माइनस एन आर टी। तुम लोग माइनस भूल रहे हो, डब्ल्यू के फॉर्मूला में हमेशा माइनस रहता है, ठीक है। नहीं, ये माइनस जो है वो माइनस डब्ल्यू का है, बट डब्ल्यू खुद माइनस एन आर टी रहता है, ठीक है। तो माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ये समझ में आ रहा है। तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। सब्सटीट्यूटिंग दिस फॉर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या बन रहा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन बाई टी टी कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला बन गया एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। वही फॉर्मूला यहाँ पे फटाक से डिराइव हो गया था। अगेन ये यहाँ पे तुम लोगों को सोचना पड़ा ना भाई कि क्यू रिवर्सिबल निकालने के लिए वी विल हैव टू यूज प्लॉट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फिर बाद में अप्लाई करना पड़ा, बट ये पहले से हम लोग एक्सपांड करके हो चुके हैं। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ओके। तो वैसे तुम लोग हर प्रोसेस में कर सकते हो, बट हम लोगों ने पहले से यूनिवर्सल फॉर्मूलाज बना के रख दिए है ना, तो अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट समझ में आ रहा है वो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी एंड ये वाले फॉर्म्स दोनों सेम टू सेम है, पक्का? ओके। अब आइसोथर्मल में सेम कंडीशन तो है, कांस्टेंट टेंपरेचर, तो V2 by V1 कैन डायरेक्टली बी रिप्लेस्ड बाय P1 by P2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज आइसोबैरिक। लिखो आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0 या फिर P1 इज इक्वल टू P2, तो P1 by P2 इज इक्वल टू 1, hence ln of P1 by P2 is 0। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, करो। ये खुद से कर पा रहे हो ना? मैं अभी सिर्फ जो अलग तुम लोगों को नहीं जमेगा उतना ही डेराइव करके देने वाला हूँ, बाकी सब तुम लोगों को अभी आना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। हो गया? अगर किसी का हो गया रहेगा आइसोकोरिक के लिए जा सकते हो। तुम लोगों की जगह चेंज की है कि तुम लोग खुद से चेंज हो गए हो? आगे कैसा है? गीतेश कहाँ पे है? अच्छा, पीछे ढूंढ रहा हूँ तुझे। आ गया ये? अब नेक्स्ट तो आइसोबैरिक हो गया, पक्का। NCP ln(T2/T1) फॉर्मूला लिख के नहीं दूंगा तो चलेगा। देखो यूनिवर्सल फॉर्मूला है डेल्टा S इज इक्वल टू NCP ln(T2/T1) प्लस NR ln(P1/P2). अब ln(P1/P2) 0 बन गया, तो NR 0 तो फॉर्मूला इतना ही बनेगा। दिस इज योर फॉर्मूला, खत्म बात, ठीक है। आइसोकोरिक में करो ये सेम चीज। चलो थर्ड आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 या फिर V1 इज इक्वल टू V2, देयरफॉर ln V2/V1 इज इक्वल टू 0 या फिर V2/V1 इज 1, ln V2/V1 इज 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा NCV ln(T2/T1). कर पा रहे सब जन? ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln(T2/T1) प्लस NR ln V2/V1, एंड सिंस ln V2/V1 इज 0 तो ये पूरी टर्म 0 बन गई एंड अपना फॉर्मूला इतना ही आ गया। समझ में आ रहा है? ये सब भी 5 बार लिख के आना है, अलग अलग कंडीशंस वाला, ठीक है। लास्ट एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्या यूज करें? पहली बात, एडियाबेटिक में क्या होता है? ओके,
Q इज इक्वल टू 0। अब Q 0 हो गया, हाँ वेरी नाइस, तो डेल्टा एस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज Q रिवर्सिबल बाई टी, 0 बाई टी 0, ठीक है, ओके। तो देखो भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल? कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, ओके, बट एडियाबेटिक ही अलग आता है ना, कुछ आइसो वाइसो नहीं है उसमें। तो ये आइसो क्या है? आइसो मतलब कांस्टेंट, तो दिस इज कांस्टेंट व्हाट? आइसोकोरिक डेल्टा वी 0, कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी बिकम्स 0। एडियाबेटिक में क्या डेल्टा चेंज हो रहा है? कौन सा डेल्टा 0 है? डेल्टा एस 0 आ गया, तो आइसो एंट्रोपिक, हेंस एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज आइसो एंट्रोपिक। ये समझ में आ रहा है? इसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती, मतलब कांस्टेंट रहती है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज आइसो एंट्रोपिक, ठीक है। देखो, गलती से अगर आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोला तो वो एडियाबेटिक है, ठीक है। इधर तो कोई भी दिक्कत? ओके, हम लोगों ने स्लॉट किया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? नहीं, ओके, थोड़ा सा लिख देते हैं। स्लॉट का फर्स्ट स्टेटमेंट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट लिख दो, बाद में एंड में पढ़ाऊंगा मैं, ये फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। स्लॉट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, ठीक है। बताओ, ओके, नो इंजन इन यूनिवर्स, नो इंजन इन यूनिवर्स, नो इंजन इन यूनिवर्स has an efficiency of 100%, has an efficiency of 100%, ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने गाड़ी के अंदर 1 लीटर का पेट्रोल डाला, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 25 किलोमीटर चलनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एकदम। 1 लीटर पेट्रोल की सारी एनर्जी अगर मैं वर्क में कन्वर्ट करूं तो 25 किलोमीटर चलनी चाहिए। चलती है क्या उतनी? क्यों नहीं चलती? आधी कहाँ पे उड़ती है एनर्जी? हीट फॉर्म में, इंजन गर्म होता है ना भाई, तो पेट्रोल की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो पाती है क्या? हमेशा कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो देयर इज नो इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 100%, ठीक है। ये हम लोग बाद में थोड़ा सा और देखेंगे हीट इंजन में, ज़्यादा करके, मतलब केमिस्ट्री में इसके क्वेश्चन नहीं आते, तुम लोगों को फिजिक्स में भी चालू है ना हीट अभी, तो उसमें हो जाएगा, ठीक है, उसमें पढ़ाया जाएगा हीट इंजन, मैं भी थोड़ा सा बता दूंगा। और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2, द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ spontaneous process is always positive, ठीक है। इसमें टोटल और पॉजिटिव, इनको डबल अंडरलाइन करके रखना, ओके। अब ये कुछ नया आ गया ना टोटल, इसके पहले हम लोग अभी टोटल बोले हैं क्या? नहीं, इसके पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं हमेशा? ओके, चेंज, और किसका चेंज? एंट्रोपी, या फिर किसी भी चेंज, बट वो किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए? सिस्टम के लिए, समझ में आ रहा है? तो हमेशा हम लोग किसकी बात करते हैं? सिर्फ सिस्टम की। यहाँ पे टोटल की बात हो रही है, टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब क्या हो जाता है वो? यूनिवर्स, समझ में आ रहा है? ओके, तो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या रहता है? तो पहली बात तो डेल्टा एस टोटल मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, समझ में आ रहा है? ओके, एंड इफ टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, देन द रिएक्शन इज
spontaneous, ठीक है, then the reaction is spontaneous. If total entropy change is negative, then the reaction is okay, non-spontaneous. And what if total entropy change is 0? तो वो आगे भी नहीं जा पा रहा है, पीछे भी नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो वो स्टेबलाइज्ड हो गया है. स्टेबलाइज्ड सिस्टम को बोलते हैं इट इज एट इक्विलिब्रियम. क्या बोलेंगे इसको? इक्विलिब्रियम, बैलेंस स्टेट में है. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना. रिगार्डिंग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ध्यान से देखो, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताता हूँ. NaCl plus H2 giving us HCl plus NaOH. होती है क्या रिएक्शन ना, मतलब सिंपल है. Cl एक H के साथ गया, HCl बनाया, H2 के OH के साथ गया, NaOH बनाया. ये रिएक्शन होती है क्या? सो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. बट इसकी उल्टी रिएक्शन होती है क्या? समझ में आ रहा है? तो the reaction which is non-spontaneous, this is a non-spontaneous reaction, becomes spontaneous in reverse direction. स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? पक्का ना? उल्टी रिएक्शन होती है, HCl plus NaOH giving us NaCl plus H2O होती है, बट NaCl plus H2O giving us HCl plus NaOH नॉन स्पॉन्टेनियस. समझ में आ रहा है? तो वहां पे एक नीचे स्टेटमेंट लिखना, यहाँ पे इसके आगे लिखो या फिर नीचे लिखो. The reaction which is non-spontaneous, the reaction which is non-spontaneous, the reaction which is non-spontaneous becomes spontaneous, becomes spontaneous, becomes spontaneous in reverse direction, in reverse डायरेक्शन. ठीक है, ओके. तो इसके भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बट इसके अंदर एक फ्लॉ है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक दिक्कत है. क्या दिक्कत है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करने में एक दिक्कत आती है. क्या दिक्कत आती है? सराउंडिंग का भी एंट्रोपी निकालना पड़ रहा है. ऐसे हम लोग हमेशा किसके बारे में ज्यादा कंसर्न रहते हैं? सिस्टम या सराउंडिंग? सिस्टम. सराउंडिंग से अपने को कुछ लेना देना है क्या? बट इसमें अपने को सराउंडिंग के बारे में भी सोचना पड़ता है. समझ में आ रहा है? जो कि मतलब डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि सराउंडिंग के बारे में भी सोचना पड़ता है, इसलिए हम लोगों को फिर आगे और चेंजेस करने पड़ते हैं. वो हम लोग बाद में करेंगे, बट यहाँ तक कोई दिक्कत? स्लॉट समझ में आ रहा है? ओके. तो चलो अब वापस एंट्रोपी की तरफ जाते हैं. तो रिगार्डिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी अलग अलग जगहों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया एंट्रोपी चेंज फॉर, ओके ऐसे लिखते हैं, एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन भी बाद में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक्सपांशन और compression of an ideal gas. ठीक है, of an ideal gas. ओके. अब एक्सपांशन एंड कंप्रेशन में किसका चेंज आता है? प्रेशर वॉल्यूम का, बराबर. एंड प्रेशर वॉल्यूम का जब चेंज आएगा तो ज़्यादा करके हम लोग कौन से फॉर्मुलाइज यूज करेंगे? एक तो यूज करेंगे NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1. दूसरा डेल्टा एस इज इक्वल टू NCP T2/T1 प्लस NR ln, या फिर इन दोनों को मतलब सेम फॉर्मूला जो बनाता है Q रिवर्सिबल बाय T, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन. ठीक है, ओके. दो क्वेश्चन एक. क्वेश्चन इज find the entropy change when 5 moles of an ideal
monoatomic gas is expanded from 5 atmosphere to 1 atmosphere. Isothermally. ठीक है. Given that Cv is 3/2R and log of 5 is 0.7. ठीक है. यस. अब लॉग दिया हुआ है तो एल एन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. ठीक है वैसा. एंड अब तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एनसीपी वाला या एनसीपी वाला, मतलब वॉल्यूम वाला या प्रेशर वाला. प्रेशर वाला क्योंकि प्रेशर का डेटा दिया है ना 5 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर एंड आइसोथर्मल है तो मतलब टेम्परेचर 0 हो गया तो फॉर्मूला सिर्फ क्या बनेगा एन आर एल एन P1/P2. समझे. चलो करो. यहाँ पे एक चेंज कर दोगे क्या, मतलब 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे. दूसरा वाला बहुत इजी है. ए आइसोथर्मली, बी एडियाबेटिकली. तो एडियाबेटिकली बहुत इजी हो जाता है. देखो भाई सेम पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन बट एडियाबेटिकली एक्सपांशन हो रहा होगा तो एंट्रोपी चेंज इज 0. ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ज़्यादा करके आता भी है. अरे बेटा सीपी वाला फॉर्मूला यूज करना है कि हाँ T2/T1 0 हो गया ना आइसोथर्मल तो एन आर P1/P2 यूज करना है. तो आंसर नहीं पता मुझे, मतलब जस्ट दे दिया. 3.6 को अप्रॉक्स 81 ले लिया तो 300 ऐसे चलेगा. आ गया आंसर. किस रेंज में आ रहा है. हाँ तुम्हारा कि 2 जन का मैच नहीं हो रहा है आंसर, मतलब अभी 2 जन नहीं बताया. ओके हाँ ये 67 का आंसर करेक्ट है. 67 के रेंज में आ रहा है आंसर. बाकी लोग आ रहे हैं. ओके अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. पहले तो फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा यूज करना है वो पता रहना चाहिए. अगेन मेरा सजेशन ये रहेगा कि यूनिवर्सल फॉर्मूलाज याद रखो एंड फिर उनको मतलब चेंज करो. ठीक है. तो डेल्टा एस का यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्मूला बहुत इजीली चेंज कर पाओगे. आइसोथर्मल है एंड प्रेशर दिया हुआ है तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन P1/P2. एन दिया है 5 ना 25 क्यों आर 25/3 इंटू एल एन P1/P2. P1 कितना है 5 अपॉन 1 तो ये हो गया लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इंटू 2.303 लॉग ऑफ 5/1. समझे. ये हो गया 0. क्या जो भी है. ठीक है. ओके तो ये बन रहा है 25 का टेबल तो आता होगा 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 25 3 75 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया वापस 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया 0.57 57.5 बराबर है अपॉन 3 इंटू 0.7. समझे. फिर बाद में इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है भाई. ओके 67 पॉइंट समथिंग. समझे. अब इसका यूनिट बताओ. ओके इसका यूनिट आएगा जूल पर केल्विन. क्या यूनिट रहता है जूल पर केल्विन. कैसे एंट्रोपी का ओरिजिनल फॉर्मूला से अगर हम लोग करने जाएंगे क्यू रिवर्सिबल बाय टी. समझे. क्यू रिवर्सिबल बाय टी. क्यू का यूनिट जूल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन. व्हाई वी आर यूजिंग जूल्स बिकॉज आर इज गिवन इन जूल्स. अगर कैलोरीज में रहता, अगर 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन दिया रहता तो कैलोरीज में आंसर आता है कैलोरी पर मोल. समझे. ओके वो डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यू क्या दी हुई है. इसमें कोई दिक्कत. आगे बढ़े. ठीक है. एडियाबेटिक का करोगे. एडियाबेटिक में क्या लिखोगे, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया आइसोथर्मली. सेकेंड एडियाबेटिकली. एडियाबेटिकली क्यू ही 0 हो जाता है तो डेल्टा एस बिकम्स
0। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने जैसा है नहीं। नेक्स्ट सेकंड, क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द change in entropy when 1 mole of an ideal gas is compressed from 600 Kelvin to 300 Kelvin isobarically. ये समझा? अभी आइसोबैरिक कंडीशन में है, 1 मोल ऑफ एन डायटोमिक आइडियल गैस, ठीक है, डायटोमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोबैरिकली गिवन दैट CV is equal to, एडे पे डायटोमिक है ना, 5/2R एंड और क्या लगेगा तुम लोगों को, हाँ, ln of 2 is 0.7, R is equal to 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो अभी आंसर किस में आएगा, कैलोरी पर मोल में आएगा, ठीक है, हाँ सॉरी, कैलोरी पर केल्विन में आएगा। अब यहाँ पे लॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, डायरेक्टली ln of 2 दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो, एनसीपी, ओके, बट एनसीपी बोला है, बट यहाँ पे दिया क्या है, सीवी दिया है, क्या करें, प्लस आर, ठीक है, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, खत्म, समझे? तो वो सब तुम लोगों को एग्जाम में फिगर आउट करना पड़ सकता है, करो। चलो, क्या आ रही है वैल्यू, गलत, हाँ ठीक है, माइनस रहेगा तो करेक्ट है, ठीक है, सोचो। अब देखो भाई, पहली बात तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीपी ln T2 बाई T1, ठीक है, एन दिया है 1 मोल, आई गेस, हाँ, बाद में 7/2 इंटू 2 इंटू ln ऑफ 300 by 600 which is ln of 1/2, समझे? एंड फिर बाद में उसको उल्टा करेंगे ln of 2 में, तो माइनस ln of 2 बनेगा which is minus 0.7 into 7 minus 4.9, बोलो। हाँ तो तुम देखो ना, ये T1 है, इधर से इधर जा रहा है ना, तो दिस इज T1, दिस इज T2, हायर टेम्परेचर T2 रहता है, ऐसा नहीं रहता, फाइनल टेम्परेचर T2 रहता है, समझे? इसमें कोई दिक्कत? दूसरी बात, कॉमन सेंस, एंट्रोपी का मीनिंग क्या था बे, ऑफ व्हाट, डेल्टा एस इज चेंज, डेल्टा इज चेंज, डिसऑर्डर, एंट्रोपी मतलब क्या रहता है, डिसऑर्डर। अब जब मैं गैस को ऐसे कंप्रेस करूंगा, इसको मूवमेंट करने के लिए स्पेस ज्यादा मिल रही है क्या, तो इसका डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा ना, अभी कम स्पेस में वो मूवमेंट करेगा तो डिसऑर्डर कम होगा, ज्यादा स्पेस रहेगी तो डिसऑर्डर, तो यहाँ पे डिसऑर्डर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, डिसऑर्डर कम होगा तो डेल्टा एस नेगेटिव, समझा, चेंज कम हो रहा है, ओके, नेक्स्ट बोलो। हाँ, सीवी की वैल्यू चेंज होती है, मोनोटॉमिक में सीवी 5/2 था, सॉरी मोनोटॉमिक में 3/2 आ रहा था, डायटोमिक में 5/2 आ रहा है, यस। नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज ऑफ सेकंड
एंट्रोपी चेंज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। ध्यान दो। तो हीटिंग एंड कूलिंग सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। जनरली इसमें होता क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग हम लोग सॉलिड्स का करते हैं। गैस का अगर कर रहे हैं, पहले जो लिख के दिया था वो, सॉलिड्स का अगर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जनरली क्यू के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ms डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। अगर तुम लोगों को, चलो दूसरी कंडीशन बाद में बता देता हूँ, ज़्यादा करके ms डेल्टा टी आता है। ms डेल्टा टी रहेगा तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो ds का फॉर्मूला यहां से dq क्या बनेगा, समझे, सब्स्टिट्यूटिंग dq इन दिस फॉर्म, तो ds बिकम्स ms dt बाई टी। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये छोटा चेंज है, लार्ज चेंज चाहिए रहेगा तो इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फ्रॉम s1 टू s2, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फ्रॉम t1 टू t2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना भाई, ये s एंट्रोपी का है, ये s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है। ms डेल्टा टी का s जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है, ठीक है। अब यहाँ पे m और s दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर निकालो, यहाँ पे ये आ गया डेल्टा s इज इक्वल टू ms इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t dt, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम t1 टू t2, इंटीग्रेशन 1 by t dt ln t, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ln t2 by t1। डायरेक्ट लिख दो, अभी इतना आता है सबको इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा s इज इक्वल टू ms ln t2 by t1, ठीक है। ये एंड अगर उन्होंने इसके बदले मोलार हीट कैपेसिटी दे दी, ठीक है, इफ Cn इज गिवन। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे बट स्टिल कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डेटा के ऊपर रहेगा। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी तो ms होगा। मोलार हीट कैपेसिटी में Q का फॉर्मूला, ओके, तो NCN डेल्टा डी, तो dq का फॉर्मूला NCN dt, तो ds का फॉर्मूला dq by t which is NCN dt by t। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन s1 से s2, t1 से t2, यहाँ पे ये डेल्टा s बन जाएगा, cn मतलब NCN बाहर आ जाएगा, वापस सेम टू सेम इंटीग्रेशन होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा s इज इक्वल टू NCN ln। तो अब ये दोनों फॉर्मूलाज इसके लिए करेक्ट है हीटिंग एंड कूलिंग में, समझ पा रहे हो? तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेटा क्या दिया हुआ है, S दिया होगा और मास दिया होगा तो ये यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स एंड CN दिया होगा तो वो यूज करोगे, ठीक है, लिख दो। हाँ चलो, मार्क्स कल से चल रहा नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब मोबाइल पे चल रहा है बट ऑनलाइन नहीं चल रहा है। देखो क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था वैसे, तो ये नहीं लेते, छोड़ो, अभी मार्क्स एप्लीकेशन भी बंद हो गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दो, एक क्वेश्चन ऐसे रिटर्न फॉर्म में था, मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। 2 ब्लॉक्स A एंड B, ठीक है, ऑफ सेम मास, इसका मास m है, इसका मास m है, एंड सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, इसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, विथ डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 where T2 is higher than T1। समझ में आ रहा है ये पूरा, मतलब क्वेश्चन कैसे लिख के आएगा, ठीक है। 2 ब्लॉक्स A एंड B, सॉरी, अच्छा, 2 blocks A and B made up of same material having same mass। ए वो ऐसे लिख के देंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की सेम है, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास, ठीक है, विथ वेरिंग टेम्परेचर T1 एंड T2 वेयर T2 इज हायर देन T1, ठीक है।
came into contact with each other. समझ में आ रहा है? ए एंड बी दोनों एक दूसरे को टच करने लग गए. Which of the following is the correct expression formula for delta S? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो, बाद में तुम लोग आगे सॉल्व कर रहा. पहले ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो हीट कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगी? T2 से T1 तक फ्लो होगी, बराबर. तो T2 का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? एंड T1 का टेम्परेचर, ये समझ में आ रहा है? ओके. फाइनल टेम्परेचर दोनों का कितना होगा? सेम होगा. फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ओके. हाँ, T1 प्लस T2/2 एवरेज. ठीक है, मतलब अगर एक 25 डिग्री होगा एंड दूसरा 75 डिग्रीज है तो ये इसका टेम्परेचर कम होते जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा एंड कहाँ पे आके रुक जाएगा? 50 पे, मिड पॉइंट पे. क्यों? बिकॉज दोनों का मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम टू सेम है, तो एवरेज हो जाएगा. कोई दिक्कत? तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर नाउ? नहीं, ये करो. ओके, क्या बे? T1 प्लस T2/2, T1 प्लस T2/2. समझ में आ रहा है? ओके. हीट करने के बाद ए की एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. एंड कूल डाउन होने के बाद बी की एंट्रोपी कम होगी. तो डेल्टा एस इज डेल्टा एस ऑफ ए प्लस डेल्टा एस ऑफ बी. ये कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? What is the formula of delta S when mass and specific heat capacity is given? ms ln T2/T1. Okay, so this will become ms ln T1/T2 ना? Sorry, T1 by मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूँ T2/T1. तो T2, हाँ सॉरी, T2 कितना है? T2 कितना है A के लिए? नहीं, A के लिए T2 2 हाँ, T1 प्लस T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर अपॉन T1 कितना है? T1 ही है, प्लस B के लिए वापस सेम ms ln T2/T1. इसका T2 क्या है? T1 प्लस T2/2 अपॉन इसका T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है? ये समझ में आ रहा है कैसे कंफ्यूजिंग टर्म्स है? फिर बाद में इसको आगे भी सॉल्व कर पाओगे शायद से. ये ऊपर लेके जाओ, ये ऊपर लेके जाओ, फिर बाद में ms को कॉमन निकालो. ln का ln में जब एडिशन होती है तो क्या होता है? तो मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर निकालो. चलो जल्दी. हाँ, ये देखो, T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर रहता है, T2 मतलब फाइनल रहता है. तो A के लिए इनिशियल क्या था? T1. फाइनल क्या था? T2. A के लिए, समझे? तो A के लिए T2/T1, T2/T1. B के लिए इनिशियल T2 था, फाइनल T1 प्लस T2/2 है, तो T2/T1 एवरेज निकाला है. यस, दोनों टच कर दिया ना, तो एवरेज हो जाएगा टेम्परेचर. एक का बढ़ेगा, एक का कम होगा. ओके, ये फाइनल आंसर आ रहा है. वो भी मार्क्स एप्लीकेशन चल रहा नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देता क्वेश्चन एंड ऑप्शंस कैसे आ रहे थे. ठीक है, बट चलता है. हो गया, आगे बढ़े. हाँ, मैं करूँ? अच्छा, तो देखो मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ms को कॉमन निकाल दो. ms कॉमन आ गया, तो ms ln T1 प्लस T2/2 T1 प्लस ln T1 प्लस T2/2 T2 बराबर. एंड ln में जब ऐसे ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऐड कर दे, तो क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का. तो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा ms ln T1 प्लस T2 द होल स्क्वायर अपॉन 4 T1 T2. ये समझ पाइए? लिख दो. अब क्या भरोसा, कभी बाद में 3 बॉडी के एग्जांपल दे दिया.
ठीक है। तो उसमें भी और एक इधर चिपका दिया, तो फाइनल तो इक्विलिब्रेट होने के बाद क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 बाय 2 बाई 3, समझे। एंड फिर बाद में वही डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी प्लस डेल्टा एस सी वैसा होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब ये ब्लॉक्स के बदले गैस के लिए भी दे सकते हैं। 2 गैस है, मिक्स कर दी, एक इधर से उधर एक उधर से इधर, ठीक है। उसमें बट कॉम्प्लेक्सेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? गैस में क्या और कॉम्प्लेक्स मतलब बनेगा बे, देखो ऐसा ए बी ऐसा बंद है, इधर ए गैस है T1 टेम्परेचर पे, इधर बी गैस है T2 टेम्परेचर पे। कॉर्क ओपन कर दिया, क्या होगा? हाँ, तो फाइनल टेम्परेचर ओके T1 प्लस T2 बाय 2 एंड और कुछ वॉल्यूम डबल होगा। वॉल्यूम भी तो डबल हो रहा है, ये समझे। एंड फिर बाद में प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है, क्योंकि प्रेशर तो मतलब भाई दोनों गैस की वजह से है ना बे। उसमें प्रेशर आ गया तो वो एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगा। उसमें प्रेशर भी मतलब दोनों गैस का अलग अलग करके दे दिया तो खत्म, समझे। बट उतना नहीं आएगा, बट वॉल्यूम के साथ तो हो सकता है। डबल वॉल्यूम दे दिया, फिर बाद में वहाँ पे वो तुमको वॉल्यूम भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपांड हो रहा है ना, हाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज वो अंदर दोनों गैसेस का प्रेशर वो इक्विलिब्रेट हो ही जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो ऐसा भी हो सकता है, इसमें वॉल्यूम अकाउंट में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो अभी ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, या आ गया तो खुद से देख लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत खुद का दिमाग लगाने का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका कोई टाइम पास वाला क्वेश्चन चाहिए कि 50 डिग्री से 100 डिग्री गया लॉक का मतलब सिर्फ क्या होते रहते हो गए। चलो क्वेश्चन, फाइंड द entropy change when 50 grams of a metal having heat capacity 20 ग्राम पर केल्विन, ठीक है, और 20 ग्राम क्या बोल रहा है, 20 जूल पर ग्राम पर केल्विन is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin, given that ln of 2 is 0.7। अब यहाँ पे उन्होंने हीट कैपेसिटी बोला है सिर्फ, तो वो हीट कैपेसिटी कौन सी है, मोलार है या स्पेसिफिक है, कैसे पता? पर ग्राम दिया है, अच्छा नहीं मास, ओके मास दिया है, एंड यूनिट में पर ग्राम दिया है। पर मोल रहता तो मोलार रहता। चलो नेक्स्ट, अब देखो भाई इसका आंसर आ गया, MSLN d2/t1 उतना ही अप्लाई करना है, आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, थर्ड सॉरी एंट्रोपी चेंज ऑफ फेज चेंज, एंट्रोपी चेंज ऑफ फेज चेंज। अब जरा ध्यान दो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन भलता ही आता है, पता भी नहीं चलता कि इसी फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो फेज चेंज कहाँ से कहाँ पे होता है, सॉलिड से लिक्विड से, गैस से वापस, एंड लिक्विड से वापस, ठीक है, और एक सॉलिड से डायरेक्ट, ओके। फेज चेंज अकर्स एट वेरी नाइस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब फॉर्मूला एकदम इजी बन जाता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, एंड दिस क्यू रिवर्सिबल इज नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर बाई टी। Q at constant pressure is which is equal to डेल्टा एच, क्या रहता है वो डेल्टा एच। तो एग्जाम में वो क्यों नहीं देंगे, वो क्या देंगे, डेल्टा एच, समझे। जैसे कि ध्यान दो, बट वो क्वेश्चन कुछ भलता ही पूछता है, तो मैं पहले ही एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ।
जैसे सॉलिड टू लिक्विड जाना, उसे क्या बोलते हैं? ओके, फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। वो यहाँ पे ये दोनों चीजें दे देंगे, ध्यान दो, समझो। वो डेल्टा एस एंड डेल्टा एच दोनों दे देंगे, एंड देन दे लास्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इफ फ्यूजन इज अकरिंग, समझो, अगर फ्यूजन रहेगा तो डेल्टा एस क्या बनेगा? तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन बनेगा। डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, एंड ये टेम्परेचर कौन सा रहेगा? मेल्टिंग का रहेगा। तो वो उल्टा पूछते हैं, वो डेल्टा एस एंड डेल्टा एच देके मेल्टिंग पॉइंट पूछेंगे। ये कुछ समझ में आ रहा है? या फिर फ्रीजिंग का डेटा दे देंगे। अब कंपाउंड फ्रीज कौन सा टेम्परेचर पे होता है? हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर। कभी यूज किया क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा कुछ वर्ड? मेल्टिंग पॉइंट पे ही होता है। कंपाउंड मेल्ट 0 डिग्री पे आइस मेल्ट भी होता है, फ्रीज भी होता है। समझ में आ रहा है? तो वो फ्रीजिंग का डेटा देंगे एंड दे लास्ट मेल्टिंग पॉइंट। तुम लोग बोलोगे साला फ्रीजिंग का डेटा देके मेल्टिंग का पूछ रहे हैं, तो वो सेम ही रहता है। ये समझ में आ रहा है? मतलब वो शब्द कैसे घुमा सकते हैं? ओके, तो वो उतना याद रखना कि फ्यूजन दे या फ्रीजिंग दे, अपना टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ही रहता है। ठीक है? वैसे ही कंडेंसेशन, सॉरी, लिक्विड टू गैस, उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को, टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही गैस लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर की बोलने का बॉइलिंग पॉइंट। अरे समझ में आ रही है? ये दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉइल और ये होता है। ओके, लिख दो। चलो भाई, जैसे ये क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन, ये 24 का क्वेश्चन है। देखो, when delta H of vaporization is 30 kilojoule per mole and delta S of vaporization is 75 joule per mole per Kelvin, then temperature of vapor at 1 atmosphere is dash Kelvin। ये समझ में आ रहा है? अभी वो टेम्परेचर ऑफ वेपर पूछ रहे हैं। एंड 325 75 होता है, 15 से नहीं, 15 इंटू 3 45 होता है। करेक्ट है, आ गया? ओके, अब देखो भाई, यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन, इतना यूज करना है। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज 30,000 अपॉन 75। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 30,000 अपॉन 75, 75 अंदर 75, 75 4 जा 300, 400 केल्विन। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? वो मतलब जनरली फेस चेंज 1 एटमॉस्फेयर पे ही करते हैं और कुछ नहीं। 2-3 नहीं, वैसे नहीं होता वो, फिर पूरा क्वेश्चन में डेटा लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ टाइप बोलो, और 2 लग सकता है। यस, एंट्रोपी चेंज ऑफ, हाँ रुको, एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैट में, मैट कब है अभी? ये संडे है ना। मैट में तुम्हारा ये एंट्रोपी चेंज, सॉरी एंथैल्पी चेंजेस थे ना सारे के सारे, एंट्रोपी नहीं एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस एंड ऑल उधर का, हाँ एंट्रोपी नहीं आएगा, वही तो बोल रहा हूँ, एंट्रोपी नहीं रहेगा, एंथैल्पी तक रहेगा। समझ में आ रहा है? लास्ट आई गेस एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन या रेजोनेंस कुछ तो भी आ था, उधर तक। ठीक है,
एंट्रोपी के हेडिंग मतलब स्पॉन्टेनिटी जहाँ से हम लोगों ने हेडिंग डाल दी है उधर से नहीं आएगा, ठीक है। ओके, एंट्रोपी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यस हमेशा मैं ही बनाता हूँ। तो अगेन केमिकल रिएक्शन ऑल्सो अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। इसमें कोई दिक्कत? ओके, ये एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे डेल्टा एच पहले से देकर रखा है, ठीक है। सेकेंड टाइप, दूसरा क्या हो सकता है, इफ दे हैव गिवन केमिकल रिएक्शन A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C plus D moles of D, ठीक है। एंड उन्होंने यहाँ पे दे के रखा है एंट्रोपी ऑफ A, एंट्रोपी ऑफ B, एंट्रोपी ऑफ C, एंट्रोपी ऑफ D, एंड फिर ओवरऑल रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज पूछी है, तो कैसे करें? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आ रही है अभी सबको? ओके, तो वी कैन डू डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ न्यू पी इंटू एस पी माइनस समेशन ऑफ न्यू आर इंटू एस आर। अभी इन टर्म्स का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। न्यू क्या रहता है? कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये अगेन ये हर एक के लिए पर मोल दिया रहता है, बट यहाँ पे एक एक मोल नहीं है, 2 3 4 कुछ भी रह सकते हैं, तो उनको पर मोल से मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मैं समझा? पक्का ना? डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा तो आ जाएगा ना। एंड इसमें तीसरी टाइप जो आ सकती है, दे कैन गिव अस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। फिर बाद में अभी क्या करना पड़ेगा, पहले डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? एंड हाउ टू फाइंड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, अभी मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, समझ में आ रहा है? एंड देन यू विल फाइंड डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर दिया रहेगा टेम्परेचर रिएक्शन का, तो विच इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन टी। एनी डाउट? लिख दो। हाँ देखो, अपने को सिर्फ पूरे रिएक्शन का डेल्टा निकालना है ना, तो चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या रहता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं। बस यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है कि सिर्फ एसपी को नहीं कर रहे हैं, मतलब एसपी माइनस एसआर नहीं है, इनटू इट्स न्यू पी। न्यू पी क्या रहता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब किसी भी रिएक्शन में जब ऐसे लिखा रहेगा N2O4 गिविंग अस 2NO2, इसका एक एंट्रोपी दिया हुआ है और इसका एक एंट्रोपी दिया हुआ है, बट ये एक एक मोल के लिए रहता है ना। बट यहाँ पे NO2 के कितने मोल्स है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 जो है वो ये न्यू है, समझे कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैसा। ओके, नेक्स्ट मतलब हाँ, बट हेस्लॉ मतलब तुम बोल रहे हो, हेस्लॉ जैसा यहाँ पे करते नहीं बैठना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी लेंगे। अब ध्यान दो, नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन इज N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस, 2O2 गैस, सॉरी हाँ, ये रिएक्शन थोड़ी चेंज हो गई, मतलब N2 गैस प्लस 2O2 गैस, मैंने गलती से O2 लिखा था, ठीक है। फाइंड डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन सब्सटेंस एंड इसके एस एम की वैल्यू, कभी कभार ऐसे एस के आगे एम लिख के दिया होगा। दिस एम स्टैंड्स फॉर मोलार, पर मोल, ठीक है, जिसका यूनिट उन्होंने दिया है जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। Substance is N2, O2 and NO2. इनकी वैल्यूज है 180, 220,
and 240. They are asking us to find delta S of reaction. समझे? In joule per Kelvin. करो. हाँ क्यों? रिएक्शन अभी के लिए 1 मोल के लिए नहीं दिया ना. एंट्रोपी 1 मोल के लिए रहती है, ऐसा कंपलसरी. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो 1 मोल के लिए रहेगी भी नहीं. हाँ दी है. और क्या बोलते हैं, एंथैल्पी 1 मोल के लिए रहती है एंथैल्पी. ठीक है. एंड लास्ट तुम लोग यूनिट भी देख सकते हो. यूनिट में पर मोल दिया है क्या? नहीं, तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं. दे आर नॉट आस्किंग फॉर पर मोल. ठीक है. कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी चेंज. इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग एंड कूलिंग. ठीक है. अब ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है. मतलब क्वांटिटेटिव मतलब कितना चेंज आ रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है. किसमें ज़्यादा चेंज होगा, किसमें कम चेंज होगा, उससे मतलब है. ठीक है. तो कंपैरिजन, इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा हीटिंग एंड कूलिंग. चलो बताओ. हाँ, किसमें डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, हीटिंग में या कूलिंग में? हीटिंग में. समझ में आ रहा है? तो ड्यूरिंग हीटिंग delta S increases, during cooling delta S decreases. S मतलब डिसऑर्डर. ठीक है. तो डिसऑर्डर किसमें बढ़ेगा, किसमें कम होगा, वो अपने को देखना है. अब पॉइंट नंबर 2, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन या फिर फॉर आइडियल गैस. ठीक है. अगर कोई गैस एक्सपांड हो रही है, उसे मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगी. एंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. तो डेल्टा एस इंक्रीजेज या फिर इट इज पॉजिटिव. उसी बदले कंप्रेशन, मूवमेंट के लिए स्पेस कम मिलेगी, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव और इट डिक्रीजेज. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड, फेस चेंज. फेस चेंज सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस. किस में ज़्यादा एंट्रोपी रहती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस? गैस में सबसे हाईएस्ट डिसऑर्डर रहता है. ठीक है. फिर लिक्विड एंड फिर सॉलिड. समझ में आ रहा है? अब इसका ग्राफ पूछा जा सकता है, ध्यान दो. तो ग्राफ ऑफ एंट्रोपी या फिर मोलर एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है. समझ में आ रहा है? अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. बट 0 केल्विन पे एंट्रोपी हो जाती है 0. ठीक है. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. अब 0 केल्विन पे क्या रहेगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड. बहुत कम टेम्परेचर हो गया ना बे, तो उधर सारी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में है. फिर इसको अगर हम लोग हीट करना स्टार्ट करेंगे, एंट्रोपी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी. समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग हीट कर रहे हैं सॉलिड को, एक पॉइंट पे ऑल ऑफ अ सडन वो ऐसे शूट हो जाती है. क्यों इंक्रीज होगा एंट्रोपी ऑल ऑफ सडन ऐसे? एक ही टेम्परेचर पे फेस चेंज हो गया, सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में. फिर बाद में वापस लिक्विड को हीट करेंगे, एंट्रोपी ऐसे बढ़ते जा रही है. फिर ऑल ऑफ सडन वापस ऐसे बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा. क्या हुआ, फेस चेंज, एंड फिर बढ़ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, सॉलिड. यहाँ पे सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, फिर जस्ट लिक्विड, देन लिक्विड टू गैस एंड देन जस्ट गैस. ठीक है. यहाँ पे टेम्परेचर पूछा जा सकता है. ये टेम्परेचर कौन सा है, तो ये है अपना मेल्टिंग पॉइंट, T मेल्टिंग पॉइंट. तो ये वाला टेम्परेचर T बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. फिर बाद में ये गैप तुम लोगों को अगर दे दी, फिर दिस गैप इज डेल्टा S टेम्परेचर है, तो उससे डेल्टा H पूछा जा सकता है. समझे? फिर बाद में वो ग्राफ के ऊपर से कैसा भी आधा क्वेश्चन आ सकता है, वो तुम लोगों को समझ के लेना पड़ेगा. ठीक है. चलो. हाँ, तो ये गैप भी क्या रहती है वो लिख देना. सो दिस गैप इज कॉल्ड एज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन
एंड दिस गैप इज कॉल्ड एज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। हो गया। नेक्स्ट, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फोर्थ, फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में हम लोग चेक करते हैं डेल्टा एन जी, ठीक है। बताओ कि अगर डेल्टा एन जी बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रही है केमिकल रिएक्शन में, तो एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? एंट्रोपी भी बढ़ेगी ना, जितने गैस के मोल्स रहेंगे उतनी ज्यादा वो रैंडमनेस दिखा पाएंगे, डिसऑर्डर दिखा पाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी कम होगी, एंड अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज नहीं हो रहे, पहले 2 थे अभी भी 2 ही है, तो एंट्रोपी भी सेम रहेगी, ठीक है। चलो 2-4 एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग बताना किसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, किसमें एंट्रोपी कम हो रही है। अरे यार, एरोस गलत बना दिया मैंने। चलो H2 प्लस I2 आ गया आंसर। पहले वाले में एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? सबको डेल्टा एन जी निकालने आ रहे, 2 - 4। दूसरे वाले में 0, तीसरे वाले में बढ़ेगी, फोर्थ बढ़ेगी, ठीक है, ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट, व्हेन एंट्रोपी इज कंपेयर्ड बिटवीन 2 डिफरेंट गैसेस, ठीक है, या फिर 2 डिफरेंट गैस सैंपल्स, तो फिफ्थ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर तुम लोगों को बोला कि मेरे पास O2 गैस है एंड मेरे पास O2 गैस है, एक कंटेनर में 1 मोल O2 है, दूसरे कंटेनर में 2 मोल O2 है, विच वन विल हैव हायर एंट्रोपी? 2 मोल O2 बराबर, इनका रैंडमनेस ज्यादा होगा, डिसऑर्डर ज्यादा होगा इसमें, ओके। नाउ इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज सेम, ठीक है, बट गैस इज डिफरेंट, एक O2 है, एक O3 है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इसकी हेडिंग लिखना बाकी है, पहले एग्जांपल दिया है। विच वन विल हैव हायर एंट्रोपी, O2 या O3? क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स तो सेम है, तो O3। वाई O3? हाँ, मतलब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं एटॉमिसिटी। क्या कंपेयर करते हैं? अब एटॉमिसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? एटॉमिसिटी बढ़ने की वजह से उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है?
डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा वो मोशंस दिखा सकता है, मूवमेंट्स दिखा सकता है, जितने मूवमेंट्स दिखाएगा उतना उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगा। गॉट इट? तो सेकंड हम लोग कंपेयर करते हैं एटॉमिसिटी। जैसे दूसरा एक एग्जांपल आ सकता है N2 एंड NO2, ये भी आ सकता है, 1 मोल 1 मोल, नंबर ऑफ मोल सेम है बे, तो ज्यादा कौन रहेगा? ऑब्वियसली है। बट अगर ऐसा आ गया N2 NO2, नाउ विच वन हैज हायर एंट्रोपी? N2, ठीक है, क्योंकि अभी N2 के पार्टिकल्स ही ज्यादा है ना बे, तो जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा रैंडमनेस। बट अगर पार्टिकल सेम होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंपेयर करेंगे या फिर एटॉमिसिटी को कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ मोल्स एंड एटॉमिसिटी बोथ आर सेम 7, ठीक है, 1 मोल O2 एंड 1 मोल N2, समझ में आ रहा है? अब क्या कंपेयर करें? अब हम लोग कंपेयर करते हैं मोलार मास। क्या कंपेयर करते हैं? विच वन हैज हायर मोलार मास? O2, तो O2 में हायर मोलार मास है तो इसमें ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो। हाँ, N2 एंड NO2 में, या ये वाला कि ये वाला? ये वाला, हाँ। इसके पार्टिकल्स कितने हैं? मतलब 2 मॉलिक्यूल से पकड़ लो, 2 नाइट्रोजन गैस 1 NO2 गैस, किसमें ज्यादा रैंडमनेस रहेगा? 2 नाइट्रोजन गैस के 2 पार्टिकल्स है ना, ये दोनों ऐसे मस्त घूम पाएंगे। 1 NO2 आखिर एक ही है, समझ में आ रहा है? वो मूवमेंट्स ज्यादा दिखा सकता है, बट ये 2 रहने की वजह से वो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे ना, मतलब अलग अलग मूवमेंट्स दिखा पाएंगे। समझ में आ रहा है? 2 पार्टिकल्स ज्यादा रैंडमनेस दिखाएंगे वैसा, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे रीजन आता है मोलार मास इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। माइक्रो स्टेट्स क्या रहता है मैं तुम लोगों को शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं 2p1 का एग्जांपल ले रहा हूँ, बातें बंद, यहाँ पे देखो भाई, 2p1 का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2p1 मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे कैसे फिट हो सकता है? देखो, पहली बात तो यहाँ पे ये हमेशा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में, बट ये फर्स्ट में ही जाना चाहिए, ऐसे कंपलसरी है क्या? नहीं, इट कैन ऑल्सो गो टू सेकेंड, इट कैन ऑल्सो गो टू फर्स्ट इन दिस मैनर, फिर बाद में सेकेंड थर्ड। समझ में आ रहा है? ये अलग अलग जो है, ये भी तो डिसऑर्डर है, एंड इनको बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स। तो जितना ज्यादा मोलार मास रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ज्यादा माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट लिख दो। हाँ, मतलब नहीं एंट्रोपी की वजह से नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी कंप्लीटली फेल्ड रहती है, इसलिए। चलो लिख दीजिए। इधर तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। हाँ, माइक्रोस्टेट्स मोलार मास अपने को, यहाँ बाय द वे हमारे सिलेबस में माइक्रोस्टेट्स ये वर्ड है ही नहीं, तो तुम लोगों को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। एंट्रोपी मोलार मास जिसका ज्यादा उसकी ज्यादा रहती है, बात खत्म, ठीक है। वैसे याद रखना। ओके, बाय द वे मैं मुझसे बोलने वाला था, भूल गया। क्या चलेगा? कुछ तो अच्छा कुछ बताने वाला था यार, मैं भूल गया, छोड़ो। नेक्स्ट, अब वो कौन सी मूवी में वैसे करते हैं? उसमें वो अक्षय कुमार की है ना, वो ऐसे घुमाता है। यस, अब लिखो भाई, हेडिंग लिखो क्लॉट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लॉट।
नहीं होगा, हाँ बट वो उतना अपने को पढ़ना नहीं है, करेक्ट बोल रहे हो, है वो उतना अपने को पढ़ना नहीं है, करेक्ट है। एक्चुअली मोलार अपने को मोलार मास से आंसर आ जाता है, उसके आगे कभी सोचने पड़ता नहीं है, तो उतना याद रखो। बट तुम जो बोल रहे हो करेक्ट है, मतलब नियॉन और नाइट्रोजन में अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन की एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी, नियॉन की कम रहेगी। ओके तो हाँ क्या नहीं, बट अब देखो भाई, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एंट्रोपी ऑफ perfectly entropy of a perfectly crystalline substance at absolute zero ठीक है, ब्रैकेट में लिखना 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या, 0 केल्विन, ठीक है, बिकम्स, बताओ भाई क्या होगा। मेरे पास ऐसा एक मस्त सॉलिड है, दिख रहा है ऐसे परफेक्टली क्रिस्टलाइन, एकदम अच्छे से अरेंज्ड, ठीक है। एंड पहली बात, सॉलिड के अंदर एंट्रोपी रहती है कि नहीं रहती? रहती है। क्यों रहती है? बहुत कम। क्यों? वाइब्रेशनल मोशन रहता है, समझ में आ रहा है? सॉलिड जैसे शांति से बैठे रहते हैं क्या? नहीं, दे शो कंटिन्यूअस रैंडम वाइब्रेशन, समझ में आ रहा है? उसमें वाइब्रेशन हमेशा रहने ही वाला है। ओके, अब मैं इसको क्या करते जा रहा हूँ, धीरे धीरे कूल करते जा रहा हूँ, ठीक है। इसको कूल डाउन किया, टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने से एंट्रोपी, टेम्परेचर और कम किया, एंट्रोपी और कम हो गई। टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, एंट्रोपी बहुत कम हो गई। टेम्परेचर 0 केल्विन पे लेके गया, एंट्रोपी 0 केल्विन पे एटम्स हिल ही नहीं पाते। एटम्स छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन्स हिल नहीं पाते, समझ में आ रहा है? तो 0 केल्विन पे एंट्रोपी बिकम्स ओनली फॉर अ, रीड करो स्टेटमेंट, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? देखना जरा क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बता मुझे क्या होते हैं 0 केल्विन पे, क्या होता है, प्लीज टेल मी। शनैल तू भी, मजा नहीं आया तो क्या 0 केल्विन पे क्या होता है? हाँ अच्छा, एकदम कम हो जाता है, 0 हो जाता है। अच्छा, किसका? हाँ ना, यस, एकदम सही, मस्त आंसर, ठीक है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान दो, वो आईपैड बड़ी खुश हो रही है कि साला मुझे पकड़ा था, ये फंस गई, ऐसे हरामी दोस्त रहता है। अब तो क्या बड़बड़ कर रहा था मैं, भूल गया वापस साला। हाँ रुको भाई, नोट्स में इधर रहेगा। हाँ अभी देखो भाई, ध्यान दो, तो इलेक्ट्रॉन्स तक मूव करना रुक जाता है। तो अगर कोई मेटल या फिर कोई एटम, चलो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, कोई एटम जिसमें ये 2p1 ऐसा था, वो भी जिंदगी भर तक, मतलब जब तक 0 केल्विन मेंटेन्ड है वो ऐसे ही रहेगा। सो नाउ हाउ मेनी माइक्रोस्टेट्स आर देयर? ओनली 1। हाँ, 0 नहीं है, ये एक खुद है ना भाई। तो एट 0 केल्विन फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बिकम्स, माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स दिखाने के लिए हम लोग W करके एक सिंबल यूज करते हैं। ये सब अपने सिलेबस में ज्यादा करके नहीं आता, एक थोड़ा सा आइडिया देकर रख रहा हूँ, अगर एडवांस में थोड़ा सा ऊपर तक पूछ लिया तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है, तो एंट्रोपी इज इक्वल टू KB ln W, ठीक है। तुम लोगों को KB क्या रहते हो पता है? पता होगा भाई, नहीं पता? ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेरी नाइस। KB क्या रहता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 पे, ठीक है, ln W क्या बनेगा, मतलब W क्या बनेगा? 1, ठीक है। एट टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, W becomes 1. Why tending towards 0? Not possible, ठीक है, टेम्परेचर 0 तक नहीं जा सकता, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो सकता है। W becomes 1, तो ln of W becomes 1, sorry, ln of W becomes 0,
देयरफॉर एंट्रोपी बिकम्स 0। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ क्लॉट क्या एलन। हाँ, अब इसका एप्लीकेशन लिखो, यूजिंग क्लॉट, using third law of thermodynamics, absolute value of entropy is calculated, ठीक है। बाद में तुम लोगों ने किसी ने मुझे सवाल नहीं पूछा क्योंकि तुम लोगों को कुछ पढ़ी नहीं है। अब ध्यान दो बे, तो एंट्रोपी बाद में जब मैंने डेटा दिया था ना, हाँ ये देखो यहाँ पे एंट्रोपी का डेटा कैसे दिया था, एस ए, एस बी, एस सी, एस डी। बट डेल्टा एच, एच का डेटा कैसे दिया था, डेल्टा एच, डेल्टा मतलब डेल्टा एच ए, डेल्टा एच बी, डेल्टा एच सी, डेल्टा एच डी। तो किसी को डाउट आया ही नहीं। तो डेल्टा मतलब एच हम लोग कभी एग्जैक्टली निकाल सकते हैं क्या, नहीं, उसका सिर्फ डेल्टा निकाल सकते हैं। बट एंट्रोपी में डेल्टा यूज किया था क्या, बिकॉज एंट्रोपी एग्जैक्टली निकाली जा सकती है। अंतर समझ में आ रहा है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट। ठीक है, तो एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दो, एंट्रोपी किसी एक टेम्परेचर टी पे, सॉरी एंट्रोपी चेंज किसी एक टेम्परेचर टी पे निकालना होगा, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग 0 से टी का डिफरेंस निकालते हैं। समझ में आ रहा है, डेल्टा एस निकालना इजी है, 0 केल्विन पे किसी चीज को लेके जाओ, हाइपोथेटिकली किया जाता है भाई, ये सब ये ऐसे प्रैक्टिकली नहीं किया जाता, मैथमेटिकली किया जाता है। ठीक है, वो अपने को देखना नहीं है। ठीक है, अब तो ये ऐसे किया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, S2 माइनस S1, S2 क्या है भाई, एस टी है बराबर, एंड S1 क्या है, 0 केल्विन पे है, एस एट 0 केल्विन 0, तो डेल्टा एस बिकम्स एस एट दैट टेम्परेचर। तो यहाँ पे डेल्टा ही खुद एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है। कुछ समझ में आ रहा है क्या, अपने को एक टेम्परेचर पे वैल्यू पता है ना, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इन सब में क्या होता है, अपने को उसकी कोई भी वैल्यू पता ही नहीं है, हम लोग निकाल ही नहीं पाते। बट एंट्रोपी के केस में एक जगह पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, समझा, लिख दो, बोलो। वॉल्यूम बिकम्स 0, सब चीज़ों का होता है एक्चुअली, यस। नहीं परफेक्ट क्रिस्टलाइन रहना चाहिए ना, यस, सॉलिड बनेगा ना, तो वो हाँ, तो वो भी सॉलिड क्रिस्टल बनेगा, वो भी क्रिस्टल बनेगा, नहीं वो आगे आएगा ना, रुको ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद हेडिंग लिखो रेसिडुअल एंट्रोपी, तुम जो बोल रहे हो ये है, हेडिंग लिखो रेसिडुअल एंट्रोपी। ठीक है, अब देखो सॉरी, अगर मेरे पास कोई एक गैस है, लेट अस से मेरे पास HCl है, ठीक है, अगर HCl ऐसा है, अब इसमें तुम लोगों को एक मस्त परफेक्ट पैटर्न दिख रहा है, ये क्रिस्टलाइन है क्या नहीं है बराबर, इधर है कॉपी, कॉपी, अच्छा क्या हो रहा है, हो गया। अब देखो इसमें दोनों को मस्त पैटर्न दिख रहा है, HCl 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 HCl, तो दिस इज परफेक्टली क्रिस्टलाइन और नॉट। ठीक है, अब इसको अगर मैं टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे लेके जाऊँ, ठीक है, कैसा बोलेंगे, लिमिट, इसको लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है, लिमिट टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बिकम्स 0। समझ में आ रहा है, व्हाई, बिकॉज इट इज परफेक्टली क्रिस्टलाइन। ठीक है, ओके, तो लोग दोनों एक साथ बैठना बंद कर दो। ठीक है, वो तो दिक्कत चैनल में ही रखता है साला, हाँ, वो जिधर बैठती है वो बाजू वाले को भी गालियाँ खिलाती ही है।
ओके वो गीतेश जब से दूर हो गया तब से देख बात नहीं कर रहा है, ये देखिए जब से दूर हो गया ये बात नहीं कर रहा है, दोनों ने एक गाली नहीं खाई है दिन भर में। ओके तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं? सर बट मुझे आता ना? था आपने जो सिखाया। नहीं नहीं बता किस चीज की एंट्रोपी जीरो होती है एब्सोल्यूट जीरो पे? अरे अभी बाद में से मैंने 4 बार बोला है फिर भी, चल बता। क्या? ए बताओ रे। देखा देखा कैसे आंसर दिया इसने। ओके थैंक यू बे। तो और आ रहा था तेरे को मोस्ट ऑफ आंसर करेक्ट दिया। आपने पूछा था मेन चीज जो है सर आपने वो तो पूछा आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख एब्सोल्यूट जीरो पे किसी की भी वही अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट जीरो पे किसी भी चीज की एंट्रोपी जीरो नहीं होती, उसने जो बोला वो होता है। ठीक है स्टार्ट में अबे जा बे रोते मत बेटा, अभी नहीं आया तेरे को आंसर। अब तो यहाँ पे कैसे होता है देखो, अब जैसे ही एक इधर दिक्कत दिख रही है अभी, इज इट परफेक्टली एक्सप्लेन नाउ? नो। अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा चेंज किया तो क्या हो रहा है देखो, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, एच प्लस डेल्टा माइनस वो तो है, वो हमेशा रहेगा है। Cl डेल्टा माइनस या फिर H प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ये H प्लस भी अभी डेल्टा, अब ये एब्सोल्यूट जीरो पे जाके भी क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन करके थोड़ा दूर जाएंगे, वापस ज्यादा दूर गए, वापस थोड़ा सा नजदीक आएंगे, कंटिन्यूअसली दूर नजदीक, ये क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। अब जिस चीज में ऐसे वाइब्रेशन आएंगे वो उसकी एंट्रोपी जीरो होगी क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये इसमें जीरो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज नॉट जीरो, समझे? व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रेसिडुअल एंट्रोपी। तो दिस वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ये समझे क्या? लिखो मैं ये देखिए ऐसा कुछ खरीद लो, रोज क्लास नहीं करना है। लाते हैं बहुत लोग। तुम लोगों के क्लासरूम मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसी बैच मिली जिसके पास ऐसा कुछ है नहीं, जो ये ला रहा नहीं है, कोई ना कोई एक नमूना रहता है जो ऐसा कुछ कैरी करता है। हाँ तुम्हारी बैच ही गरीब है। यस हाँ पूरे नोट्स, वो 12th में एक है उसका नाम मोहित करके है, वो लेक्चर 1 से ऐसा एक टैबलेट ला रहा है, उसका टैबलेट तो मेरे से आगे वाला है, उसका एसेट है, सेम है सैमसंग का ही है। वो जब कभी मैं बोलता हूँ ना ये पढ़ाया था और बच्चे बोलते कि नहीं पढ़ाया था, आज जैसे तुम लोगों को बोला कि ये पढ़ाया हुआ है याद रखना, बाद में बोलोगे कि नहीं पढ़ाया है, तो वो फटाफट अपने नोट्स ओपन करते हैं, उसके पास सारे इसमें ही है ना, धड़ा रो हाँ सर ये देखो पढ़ाया था, मतलब यस बेटा तू ही एक। डिलीट हो गया। हाँ नहीं में चला गया उसका टैब। तो बैकअप नाम की चीज रहती है बेटा, पता है तूने ऐसे सुना है क्लाउड पे ऐसे स्टोर कर किया जा सकता है। ओके तेरी बुक्स नहीं हो पाएगी बट वो हो जाता है, अच्छा रहता है वो। वो सब कर सकता है। तो मेरे पास उसका नोट्स ले लो। तो मैं सेव कर हाँ नोट्स भेज देना सर। हाँ कौन किसके? अच्छा मोहित के ना, हाँ तुम लोग मोहित से एक्चुअली नोट्स ले सकते हो, उसने नोट्स भी सारे के सारे लिखे हैं वैसा। फिर उसी से लिखवा ना, लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ एक्चुअली मतलब उसे बट खुद से लिख के एक बार हैबिट हो जाती है ना, बट सीरियसली ऐसा कुछ फिर मतलब सही रहता है, ऐसे कॉपी पेस्ट भी करने मिलता है। हाँ अरे नहीं यार मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ तो मतलब कल मुझे गीला तो थोड़ा करूँगा बट ज़्यादा गीला नहीं करूँगा। हाँ न्यू ईयर गला गीला करना, क्या हुआ? क्या क्या क्यों मां? क्या बात? कुछ नहीं, कुछ तो बता दो क्या कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा सर। ना भी नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा। इतनी बोरिंग चल रही है।
ऐसा कुछ तो एकदम मस्त ऐसा टाइम पास करते हैं बस। कुछ नहीं। हाँ वो आना पड़ता है यार हम लोगों को, ऐसे आना पड़ता है। हाँ क्यों आपको नहीं आना? कंटाला आ गया। एक दिन का ट्रिप हाँ किशन सर क्या किधर मुझे नहीं पता। क्यों तो थाईलैंड जा रहे हैं। है? अरे ये क्या है, लेके आओ उनको। क्या है? नहीं मैं पिकनिक मतलब अभी इधर जाना है, बाहर को जाना है, देखते कब जाना है। हाँ। नहीं अब देखो मैं, ये तभी नहीं कहा गया। हाँ एक्सीडेंट हुआ था ये। अब चलो भाई, अब थोड़ा सा गिफ्ट फ्री एनर्जी करते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे बढ़ते हैं मतलब लेक्चर खत्म करते हैं। ध्यान दो यहाँ पे सब जन। अब एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्लॉट एटलीस्ट। स्लॉट क्या बोलते हैं भाई? व्हेन टोटल एंट्रोपी चेंज इंक्रीजेस, रिएक्शन इज व्हाट? ए बताओ भाई, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव रहेगा तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ इट इज नेगेटिव रिएक्शन इज, एंड इफ इट इज जीरो ओके, ठीक है, तो ये याद रखना। बट इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हाँ सराउंडिंग की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है, अपने को इंटरेस्ट है उसमें। तो आप इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान देंगे सब जन, ठीक है। अब इसी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया, गिब्स फ्री एनर्जी जी। अब ध्यान दो, गिब्स फ्री एनर्जी को बोला जाता है यूजफुल एनर्जी। क्या बोला जाता है? यूजफुल एनर्जी। नोट्स रिवाइज किया करो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बताओ यू को क्या बोलते हैं? एच को क्या बोलते हैं? कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। वेरी नाइस, ठीक है, टोटल एनर्जी। एंड गिब्स फ्री एनर्जी को क्या बोलते हैं? यूजफुल एनर्जी। एंड इसका फॉर्मूला रहता है G इज इक्वल टू H माइनस TS। तो G इज व्हाट? हाँ विच इज H इज व्हाट? तो TS क्या बना? टोटल में से क्या निकाल देंगे तो यूजफुल एनर्जी मिलेगी? नॉन यूजफुल एनर्जी। वेरी नाइस। तो दिस इज नॉन यूजफुल एनर्जी। ये समझ में आ रहा है? ओके तो गिब्स फ्री एनर्जी अपने को एग्जैक्ट वो एनर्जी के लिए देता है जो कि रिएक्शन में यूटिलाइज होती है या फिर यूज होती है। तो टोटल में से जब नॉन यूजफुल, जो रिएक्शन में कभी यूज हो नहीं सकती, वो निकाल देंगे तो क्या मिलता है? यूजफुल एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब नॉन यूजफुल एनर्जी देखो ना, वो डिसऑर्डर वाली है ना। सिस्टम जो डिसऑर्डर दिखाता है, वो डिसऑर्डर के लिए भी, मतलब वो दिखाने के लिए भी, रैंडम मोशन दिखाने के लिए कुछ एनर्जी यूज होती है। वो एनर्जी रैंडम मोशन वाली रिएक्शन में काम आएगी क्या कभी? तो दैट इज आवर नॉन यूजफुल वर्क डन वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? वर्क डन के टर्म्स में भी आप यूजफुल वर्क डन, टोटल वर्क डन, नॉन यूजफुल वर्क डन वैसा आ सकता है, ठीक है। ओके अब यहां पर देखो वापिस वही सेम हमेशा का नाटक, स्टेट 1 स्टेट 2, ठीक है। स्टेट 1 स्टेट 2 and again this derivation we are doing is for a chemical reaction, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी ये कहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन में। एंड केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक असम्पशन रहता है, मतलब एक कंडीशन रहती है। क्या रहती है? ओके कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टेट 1 में G इज इक्वल टू H माइनस TS, क्या फॉर्मूला बनेगा? G1 इज इक्वल टू H1 माइनस T1 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा? G2 इज इक्वल टू H2 माइनस T S2, क्या? T टेम्परेचर, यस। अब यहाँ पे फाइनली डेल्टा निकालना है अगेन। हाँ कैन वी फाइंड H? कैन वी फाइंड H? नो। सो कैन वी फाइंड G? नो। समझ में आ रहा है? ए देखो H नहीं निकाल सकते, S निकाल सकते हैं, S निकाल सकते हैं बट H निकाल नहीं सकते। तो G निकाल पाएंगे क्या?
नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या निकाल पाएंगे बट डेल्टा जी, तो वो कर रहे हैं हमेशा वाला, अभी लिख के नहीं दे रहा हूँ, चलेगा ना पे? ओके, तो डेल्टा जी मतलब G2 माइनस G1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, H2 माइनस H1 विच इज माइनस TS2 माइनस TS1, T कॉमन आ गया तो T डेल्टा S, ये इतना भी डायरेक्ट सबको ओरली समझ में आ जाता है पक्का? क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 माइनस 1 कर रहे हैं, ठीक है, 2 माइनस 1, तो G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 डेल्टा H माइनस TS2 माइनस TS1 T डेल्टा S, ठीक है, चलो लिख दो। कौन सी बैच है भैया? अभी जस्ट आ रहे वो, मुझे लगा लेक्चर करना होगा, गाली बट हाँ हाँ तो समोसा हो जाएगा। हम लोग देखो कितना अच्छे थे, इनवाइट मिला फिर भी हम लोग आए नहीं थे, पार्टी क्लास किया नहीं, इनवाइट मिल गया था हम लोग। तुम लोगों को कहाँ से मिला, कहाँ से था, जहाँ से भी मिला आए नहीं। लीक किसने किया था मुझे, वो Contact बैच? थे सर हमारे। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट नहीं, देखो भाई अब ये जो है ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, बट इसकी डेरिवेशन थोड़ा सा ये कर लेते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं, मतलब खत्म करते हैं। देखो इतना ही थोड़ा सा, मतलब क्योंकि ये बाद में रह जाएगा। क्या हो गया, बंद हो गया क्या, चलता है क्या, फर्क पड़ रहा है अब तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अगेन इसमें दिक्कत क्या है, सराउंडिंग, तो हम लोगों को ये सराउंडिंग वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ से निकालना है एक केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। जरा अच्छे से देखो, ध्यान दो। पहली बात तो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई टी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। अभी भी ये सराउंडिंग का ही है, बस कांस्टेंट प्रेशर पे है। कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, क्या बोलेंगे, डेल्टा एच। उसका फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ रे, क्या बोलते हैं वो पूछ रहा हूँ। तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग किसी एक केमिकल रिएक्शन के लिए ऐसे अज्यूम करते ही अपना यूनिवर्स रूम, इसके अंदर एक ऐसा बलून, इसके अंदर बलून के अंदर भरा हुआ है हाइड्रोजन। इधर हम लोगों ने कैसे लेके गए, मैचस्टिक, ऐसे मैचस्टिक से इसको ऐसे थोड़ा सा जलाया हल्दू से, क्या होगा, फूटेगा, एक्सप्लोजन होगा। पता है तुम लोगों को, हाइड्रोजन इज हाईली एक्सप्लोसिव, ऐसे फट जाता है, इनफ्लेमेबल है, तो ऐसा फट गया। हाइड्रोजन इज व्हाट, आर सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम, ऐसा फट गया, दिख रहा है। अब फटने के बाद हाइड्रोजन ने हीट रिलीज किया, एब्जॉर्ब की, रिलीज की, तो सिस्टम ने कोई तो हीट रिलीज की, लेट अस से -100 जूल्स, ठीक है। किसने एब्जॉर्ब की, तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग क्या हुआ, +100 जूल्स। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग एंड डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग कैन बी सेड टू बी एज नेगेटिव ऑफ माइनस डेल्टा एच ऑफ, ये समझे। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, देखो तो व्हाट आई गेट, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाई टी। ये समझे, जो सिस्टम हीट रिलीज करता है वही हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग, तो वो दोनों के बीच में रिलेशन माइनस वाला रहेगा, ठीक है। अमन और अवनीश, अवनीश है ना, नहीं अवनीश ये है, हाँ सॉरी भाई ये है। तो तेरा नाम क्या है, जयवेन। अब
ये समझा। अब यहाँ पे दोनों तरफ सिस्टम है, तो हम लोग कभी सिस्टम ऐसे लिखते बैठते हैं क्या? अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय माइनस टी डेल्टा एस, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस टी, ठीक है। अब माइनस टी से जब पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान दो, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, सिस्टम नहीं लिखूंगा अभी तो चलेगा, हम लोग सिस्टम कभी लिखते नहीं है, इनटू माइनस टी, यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, एंड दूसरी बात टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल्टा एच। तो ये क्या बन रहा है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। समझ पा रहे हो? इसमें डेल्टा एस टोटल, ध्यान दो बे, इधर हम लोगों का डेल्टा एस टोटल हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के थ्रू कंपेयर कर रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या ना बे? ये सब कुछ कंप्लीटली सिस्टम के कंपैरिजन में है। तो यहां पे हम लोगों ने माइनस टी डेल्टा एस टोटल को एक नया फंक्शन बोला, एंड माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज नाउ कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा जी। समझे? ये डेल्टा जी की डेरिवेशन है, एंड डेल्टा जी बिकम्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली जल्दी से बताओ, देखो मुझे बताओ, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव था तो रिएक्शन क्या थी? ओके, स्पॉन्टेनियस थी। अब ध्यान दो, डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या बनेगी? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। सेकेंड, डेल्टा एस टोटल जब नेगेटिव था तो रिएक्शन वाज, अब डेल्टा एस अगर डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी इज, तो फॉर अ पॉजिटिव डेल्टा जी रिएक्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल की वैल्यू जब जीरो थी रिएक्शन इज ओके, डेल्टा एस टोटल अगर जीरो बन गया डेल्टा जी इज, डेल्टा एस टोटल अगर जीरो बना, ये नहीं डेल्टा एस टोटल, तो ये जीरो हो गया तो डेल्टा जी जीरो। समझे? ये समझ पा रहे हो? एक सिंपल लॉजिक हम लोगों ने एकदम शुरुआत में जो पढ़ा था। सी, दिस इज एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, ठीक है। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनर्जी शुड इंक्रीज और डिक्रीज। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टेबिलिटी शुड इंक्रीज और डिक्रीज? स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? स्टेबिलिटी बे, वो सब छोड़ो, वैसा कुछ कोरिलेशन मत लगाओ। किसी भी स्टेबल प्रोसेस में चीजों की स्टेबिलिटी बढ़े, सॉरी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में चीजों की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। चीजें जब स्टेबल बनेंगी तो अपने आप होंगी, तो स्टेबिलिटी शुड इंक्रीज। स्टेबिलिटी जब बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। हेंस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, यूजफुल एनर्जी इज नेगेटिव, एनर्जी कम होती है। समझ में आ रहा है? नॉन स्पॉन्टेनियस में एनर्जी बढ़ती है, मतलब एनर्जी बढ़ाएगा ही क्यों ना सिस्टम, इक्विलिब्रियम पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, नहीं स्टेबल होगा तो डिसऑर्डर बढ़ता है। यस, हाँ हाँ, 5-5 बार। जैसे आपने एकदम स्टार्टिंग में ये वाला लिखा था ना, Q is equal to NC डेल्टा, उसके बाद में D वाला भी लिखाया था। हाँ, वो सब वैसे भी लिखो चलेगा। हाँ चलो, ओके। अब ये भी फॉर्मूला था, डेल्टा जी का भी फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो भी आएगा। आज जो भी फॉर्मूलास पढ़ाए हैं वो भी सारे लिख के लाने हैं, एंड पहले से सारे के सारे 5 बार, ठीक है। ओके चलो, हैप्पी न्यू ईयर।